स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। जोहार आप सभी को। स्टूडेंट्स आज हम लोग आप सभी के लिए लेकर के आए हुए हैं टॉपोलॉजी का ये पहला लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। और इससे पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि हमने और दो पेपर स्टार्ट कर रखा है। एक मॉडर्न अलजेब्रा है ना, बेसिक्स टू मॉडर्न अलजेब्रा, या फिर आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है ना। ये आप लोग का एमएससी फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स पेपर का पहला पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। दूसरा एमएससी मैथमेटिक्स का सेकेंड पेपर है ना, एमएससी फर्स्ट ईयर का यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड पेपर रियल एनालिसिस भी स्टार्ट कर रखा है। और उसमें जितने ही बेसिक्स टर्म्स रहते हैं उन सभी को मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डील कर चुका है। आज जो है कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर नंबर 3, ठीक है ना। पेपर नंबर 2 तक तो हो गया था, ये पेपर नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है, टॉपोलॉजी, ठीक है, टॉपोलॉजी। और इसी को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए सेमेस्टर नंबर 1 पेपर नंबर 3 टॉपोलॉजी। और आप लोगों को फिर से मैं बता दूं, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न आपको बता देता हूं। टाइम आपका 3 आवर्स का रहेगा, 70 फुल मार्क्स थ्योरी पेपर रहेगा, 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल पेपर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं आपके कॉलेजेस में। और 8 क्वेश्चंस आपके आएंगे लॉन्ग में, जिसमें से 4 सिलेक्ट करने रहेंगे। और शॉर्ट वगैरह का फिर आप लोग जानते ही है, अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। देखिए बच्चों, अभी है आपको मैं बता दूं कि टॉपोलॉजी को या फिर आप कह सकते हैं जितने भी पेपर है उसको 4-4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो टॉपोलॉजी को भी 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया। पहला यूनिट यूनिट 1, दूसरा यूनिट यूनिट 2, और तीसरा यूनिट यूनिट 3, और चौथा यूनिट यूनिट 4। चलिए थोड़ा सा हम इसको आपको फेमिलियर करने के लिए बता देते हैं कि आप लोग को इसके लिए बेसिक्स क्या क्या पढ़ने होंगे। और ऐसा नहीं कि मैं बेसिक्स नहीं पढ़ाऊंगा आप सभी को डायरेक्ट, मैं ऐसा नहीं कि डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगा, टॉपोलॉजी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं बेसिक्स दूंगा आपको, ठीक है, आप एकदम टेंशन मत लीजिए। मैं बेसिक्स ही लेकर के आया हूं इस क्लास में, है ना। तो देखिए यूनिट 1 में कहता है कि काउंटेबल सेट बताइए, अनकाउंटेबल सेट बताइए, इनफाइनाइट सेट बताइए, फिर एग्जाम्स ऑफ चॉइस बताइए, जिसको स्टेटमेंट सिर्फ आपका जरूरत है, कार्डिनल नंबर। तो कुल मिलाकर ये जो 3 टॉपिक है बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर आपका कार्डिनल नंबर, श्रोएडर बर्नस्टाइन थ्योरम ये भी करना है, फिर कैंटर्स थ्योरम एंड कॉन्टिनम हाइपोथेसिस। कॉन्टिनम को बहुत बड़ा नंबर जो माना जाता है उसको, उसके जो हाइपोथेसिस है उसके बारे में डील करना है। जॉन्स लेम्मा थ्योरम, जॉन्स लेम्मा जो है कि स्टेटमेंट ओनली चाहिए, ठीक है ना। यूनिट 2 में आप देख सकते हैं ये सब छोटा, मतलब यूनिट 1 बहुत ही छोटा टॉपिक है और ये जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मेन है क्या जानते हैं, आपका बेसिक्स, ठीक है। अब यूनिट 2 देखिए, डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ टॉपोलॉजिकल स्पेस। ये तो बहुत आसान है, मतलब जो टॉपोलॉजी क्या है, जैसे आप जब बीएससी कर रहे होंगे या फिर कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो आप जब इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि एक आता था ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप क्या है पहले ही पूछ देता है। उसी प्रकार से टॉपोलॉजी स्टार्ट करने से पहले ही पूछ दे रहा है कि टॉपोलॉजी क्या है, और टॉपोलॉजिकल स्पेस का 2-4 एग्जांपल बताइए, उसका डेफिनेशन बताइए। बहुत आसान है, मैं बताऊंगा आगे आने वाले क्लासेस में। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, और ओपन बॉल क्या होता है, क्लोज बॉल क्या होता है, ठीक है ना। इस प्रकार के जो बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज है ना, ये आपको बहुत ज्यादा आइडिया होना जरूरी है। बहुत ज्यादा गहराई नॉलेज, डेप्थ नॉलेज आपको यहां पर रिक्वायर्ड है, जो कि शायद आप भूल गए होंगे आप ग्रेजुएशन के बाद। तो आप एकदम टेंशन मुक्त रहिए, उसके लिए मैं हूं, आपको हर एक चीज क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्लोजर सेट क्या है आपको नहीं मालूम है, क्लोज सेट क्या है आपको नहीं बहुत कोई को मालूम होगा, भूल गया होंगे, तो मैं सब चीज करूंगा। डेंस सबसेट क्या होता है, पहले डेंस सेट तो समझ लीजिए, तब तो डेंस सबसेट समझिएगा। नेबरहुड क्या है, इंटीरियर पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, बाउंड्री पॉइंट क्या है, फ्रंटियर पॉइंट क्या है ना, अकोमोडेशन पॉइंट जिसको लिमिट पॉइंट भी कहते हैं, डिराइव सेट क्या है ना, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ ऑल अकोमोडेशन पॉइंट्स, है ना। ये सब आपको नहीं मालूम है, सब बताऊंगा मैं। बेसिस क्या है, सब बेसिस क्या है, स्पेस क्या है, सब स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस क्या है, सब स्पेस, रिलेटिव टॉपोलॉजी पढ़ना है यहाँ पर। तो ये सब हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये एकदम कंफर्म रहिए, ठीक है ना। अगर आप किसी भी पेपर का 2 यूनिट भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, हर एक यूनिट पढ़ाऊंगा, ठीक है।
यूनिट 3 क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड काउंटेबल स्पेस बताना है, लिंडलॉफ्स थ्योरम बताना है, सेपरेबल स्पेस बताना है, सेकंड काउंटेबिलिटी एंड सेपरेबिलिटी बताना है, सेपरेशन एक्सियोम्स T0 T1 T2 इस प्रकार से इसका बताना है, यूरी सॉन्स लेम्मा बताना है, फिर टाइटजेट एक्सटेंशन थ्योरम बताना है, फिर यूनिट 4। ये यूनिट 3 थोड़ा सा आपके लिए नया है, थोड़ा सा नया है, ज्यादा नहीं है ना। यूनिट 4 और यूनिट देखिए यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 4 है ना, आपके लिए पहले से आप बहुत कुछ इसमें जानते हैं, लेकिन यूनिट 3 थोड़ा सा आपके लिए नया होने वाला है। यूनिट 4 में कॉम्पैक्टनेस बताएंगे आपको, कंटीन्यूअस फंक्शन बताएंगे क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट्स क्या होता है, ये तो पहले ही पढ़े होंगे। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पैक्टनेस ये आप पहले ही पढ़े होंगे। फिर कॉम्पैक्टनेस एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ये सब ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, है ना। टाइकोनूफ्स थ्योरम ये नया चीज आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड स्पेसेस पहले ही पढ़े हुए हैं, एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टीज वो पहले पढ़े हैं। फिर कनेक्टेडनेस एंड प्रोडक्ट स्पेसेस ये पहले ही पढ़े हुए हैं, है ना, ये सब पहले आप बीएससी में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नया क्या है, ये टॉपिक नंबर जो यूनिट नंबर 3 का यूनिट नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4 थोड़ा सा आपके लिए नया है, बस और कुछ नहीं, बाकी सब आप पहले से जानते हैं, ठीक है ना। मतलब यूनिट 1 भी आपको लगभग नॉलेज है, यूनिट 4 भी आपको लगभग नॉलेज है, यूनिट आप कह सकते हैं यूनिट 4 भी, सिर्फ यूनिट 3 में आपको दिक्कत होगा, बस मतलब नया टॉपिक आपका जस्ट है और कुछ नहीं। बाकी ये सब तो आप पहले से ही जस्ट यूनिट 2 आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। कहां पर पढ़े हैं सर आप, तो आप पढ़े इसको बीएससी में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सबको आपके नॉलेज होना चाहिए, नहीं है तो इसीलिए तो मैं आया हूं। और ये आज जो देखिए क्लोज सेट है, क्लोजर सेट है, डेंस सबसेट तो आज नहीं बताऊंगा, डेंस सेट बताऊंगा, है ना। तो ये सब बताऊंगा, ठीक है ना। नेबरहुड बताऊंगा, इंटीरियर पॉइंट बताएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट आज बता देंगे, बाउंड्री पॉइंट बता देंगे, अकोमोडेशन पॉइंट बता देंगे, डिराइव सेट बता देंगे, बेसिस क्या होता है, सब बेसिस, मतलब आप कह सकते हैं जितना भी डिटेल टॉपिक है ना वो आज मतलब जितना बेसिक्स टॉपिक से आज ही कवर हो जाएगा आपको, ठीक है। काउंटेबल सेट क्या है, अनकाउंटेबल सेट्स क्या है, इनफाइनाइट सेट्स क्या है, ठीक है, ये सब सारा आज जो है कि कार्डिनलिटी क्या होता है, बहुत सारा टॉपिक है ना आज क्लियर हो जाएगा। लेकिन एकदम आप निश्चिंत रहिए, जब यूनिट 1 फिर से स्टार्ट करूंगा तो फिर उसमें भी मैं सीरियल वाइज आपको नोट्स दे दूंगा, क्योंकि आज जो है कि बेसिक्स टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है। और इन बेसिक्स टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से माइंड में भर लीजिए, और जब फिर यूनिट 1 से मैं स्टार्ट करूंगा मैं बोल दूंगा कि भाई आज से टोपोलॉजी पूरा कंफर्म स्टार्ट हो गया है, तो आप वहां से एकदम नोट करना स्टार्ट कीजिएगा। जो मैं लिखवाऊंगा जब स्टार्ट करूंगा टोपोलॉजिकल स्पेस, तो वहां से आप इस नोट करना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि वही सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको बोला जाएगा भाई कि डेंस सबसेट क्या लिख दो, नेबरहुड क्या है लिख दो, और अगर बोल भी दे तो सोच लीजिए ना 2 नंबर में आएगा, और क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, 2 नंबर में आएगा, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन पूछ दे 2 नंबर में आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी है, जैसे कि आपको बोल रहा है कि टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है, डेफिनेशन झाड़िए, डिफाइन टोपोलॉजिकल स्पेस एंड गिव सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू टोपोलॉजिकल स्पेस, तो 2-3 आपको एग्जांपल लिखना होंगे, ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि आपका जो है कि लॉन्ग में आ जाए, आ ही सकता है ना, 110%, लेकिन ये सब नहीं आएंगे, है ना। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। आइए हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा हम लोग प्री रिक्विजिट करते हैं, यानी कि रिकॉल प्रीवियस नॉलेज, है ना। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए एक बात आप समझ लीजिए स्टूडेंट, टोपोलॉजी पढ़ने के लिए, टोपोलॉजी खुद में एक सागर है, खुद में एक समुद्र है, जो इसको बढ़िया से नहीं पढ़ेगा इसी समुद्र में डूब जाएगा। कंफर्म रहिए, एकदम कंफर्म रहिए, टोपोलॉजी एक समुद्र है, टोपोलॉजी खुद में एक रॉकेट साइंस की तरह मैथ्स है, जो बात है क्लियर। तो टोपोलॉजी को अगर आपको समझना है, ये एक दूसरे से रिलेट करता है, तो टोपोलॉजी को समझने के लिए आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए रियल एनालिसिस का बहुत अच्छे से संपूर्ण नॉलेज आपको होना चाहिए, और नहीं भी है तो आज के क्लास में कर देंगे। फिर आपको क्या होना चाहिए, मैट्रिक स्पेसेस का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, मैट्रिक स्पेसेस जिसको आपने सेम 6 में पढ़ा था, मैट्रिक स्पेस का नॉलेज होना चाहिए। फिर आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, ग्रुप थ्योरी का, जीटी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फिर आपको जो है कि वेक्टर स्पेस है ना, वेक्टर स्पेस का, वीएस का, वेक्टर स्पेस का जो है कि नॉलेज होना चाहिए। मतलब 4 टॉपिक्स का आपको अगर अच्छे से आप कह सकते हैं, आपके चारों टॉपिक अगर घी में डूबे हुए हैं तो समझ लीजिए आपको टोपोलॉजी समझ में आएगा, और नहीं तो दिमाग के ऊपर से है ना रॉकेट की तरह पार हो जाएगा, जो बात है क्लियर। टोपोलॉजी समझ रहा है तो आपको इन 4 टॉपिक को क्लियर रखना पड़ेगा, मजबूत रखना पड़ेगा। सर आप कहेंगे सर हम लोग तो बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं, हम लोग तो फाकी मार के पढ़े हैं, हम लोग तो जो है कि चोरी करके पास किए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आप जैसे भी पास किए हैं, लेकिन अब चूंकि आप मास्टर डिग्री ले रहे हैं, छोटा मोटा डिग्री नहीं होता है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से लीजिए, कोई भी कॉलेज से लीजिए, मास्टर डिग्री छोटा मोटा डिग्री नहीं होता है। इस डिग्री के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं
है ना, प्रोफेसर बनने के लिए। इस डिग्री के बाद जो है कि आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी आईआईटी कॉलेज में जाकर के पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, अगर आप नेट क्वालिफाइड करते हैं, जीआरएफ होते हैं तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं आपके पास एक बहुत गोल्डन चांस है। इस गोल्डन चांस को आप गवाइए नहीं, और शुरुआत से आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इन टॉपिक को अगर आप स्किप करके टोपोलॉजी डायरेक्ट स्टार्ट कीजिएगा तो जिंदगी भर आपको टोपोलॉजी समझ नहीं आएगा, आपको रटना पड़ेगा और कुछ नहीं। और मैथमेटिक्स रटा नहीं जाता, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए रियल एनालिसिस में आपको क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले सेट क्या होता है ये आपको जानना चाहिए, जरूरी है भाई। सबसेट क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है, यूनिवर्सल सेट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या है ना, जिसको एसी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिसजॉइंट सेट्स क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है, काउंटेबल सेट्स क्या है, अनकाउंटेबल सेट्स क्या है, फाइनाइट सेट्स क्या है, इनफाइनाइट सेट्स क्या है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम लोग एक्युमुलेशन पॉइंट क्या है, डिराइव्ड सेट क्या है, इंटरवल्स क्या है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या है, जिसको डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट के इक्विवेलेंट आप मान सकते हैं, ओपन सेट्स क्या है, क्लोज सेट्स क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ओपन सेट्स क्या है। फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा मैट्रिक स्पेसेस। मैट्रिक स्पेसेस में क्या क्या पढ़ाएंगे, टॉपिक देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। रांची यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें इस टॉपिक को जस्ट खाना पूर्ति के लिए पढ़ाया जाता है। खाना पूर्ति मतलब थोड़ा थोड़ा टॉपिक को टच किया जाता है ना, लेकिन पूरा तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, जो कि गलत है ना। देखिए डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक स्पेसेस ये आपको जानना पड़ेगा। स्यूडो मैट्रिक क्या है, मैट्रिक स्पेसेस क्या है वो जानना पड़ेगा। ओपन स्फीयर क्या है, जिसको ओपन बॉल भी कहते हैं, क्लोज स्फीयर क्या है, क्लोज बॉल भी कहते हैं, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या है इन ए मैट्रिक स्पेस वो जानना पड़ेगा। वो तो आप सेट थ्योरी में नेबरहुड जान गए, लेकिन आप मैट्रिक स्पेस में नेबरहुड जानना पड़ेगा। ओपन सेट्स क्या है, अच्छा ओपन सेट आपको मैट्रिक स्पेस में जानना पड़ेगा। एडहेरेंट पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट क्या है, डिराइव्ड सेट क्या है, अनदर डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट क्या है, क्लोज सेट्स क्या है। इसके बाद आपको फिर अक्युमुलेशन पॉइंट क्या है आपके नहीं मैट्रिक स्पेस के अंदर, इसके हुआ ना, इतना टॉपिक हुआ ना, क्लोज सेट है ना। इसके बाद फिर आपको क्लोजर सेट्स क्या है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट्स क्या है, इंटीरियर ऑफ ए सेट्स क्या है, एक्सटीरियर ऑफ पॉइंट ऑफ ए सेट्स ऑफ ए सेट ए स्पेस क्या है, सॉरी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट ए क्या है, एक्सटीरियर ऑफ ए सेट क्या है, फ्रंटियर एंड बाउंड्री पॉइंट्स क्या है, सब स्पेसेस क्या है, डेंस सेट क्या है, नो वेयर डेंस क्या है, डेंस इन इटसेल्फ क्या है, परफेक्ट सेट क्या है, फिर सेपरेबल मैट्रिक स्पेस क्या है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या है, फिक्स्ड पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या है। ये सभी के सभी टॉपिक देख रहे हैं कितना सारा टॉपिक है। अगर इन सभी टॉपिक को आप छोड़ के पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, जो बात है क्लियर। पहले आप इतना उतारिए, ठीक है, इतना आप थोड़ा देखिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है और आप अभी कितने गहराई में घुसे हुए हैं। इस गहराई से आपको निकलना, देखिए जब आपके पास नॉलेज नहीं होता है ना, तो आप सोचिए कि आप एक कुएं के अंदर हैं, आप एक कुएं के अंदर हैं, और उस कुएं से आप तभी निकल पाइएगा जब आपके पास नॉलेज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वही बात है, आप बेसिक्स नॉलेज जब ले पाइएगा तभी टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ पाइएगा, समझ रहे हैं ना। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना पड़ेगा। और टोपोलॉजी क्या है जानते हैं, ऐसा समझिए एक कांटे का झाड़ है, और उस जैसे वो होता नहीं है पुटुस, है ना, उस कांटा बहुत रहता है, तो कांटे के झाड़ में या फिर पुटुस के झाड़ में आप फंस गए हैं और आप उसमें दौड़ के भागने की कोशिश कीजिएगा तो आपका कांटा शरीर के अंदर चुभ जाएगा, घुस जाएगा। और वही आप रेंग के धीरे धीरे निकलिएगा ना, तो आप आराम से सही सलामत निकल जाइएगा। तो कुल मिलाकर के टोपोलॉजिकल स्पेस भी ऐसा ही कुछ है। आपको एकदम फूंक फूंक करके धीरे धीरे कदम रखना है, और मतलब माइंड को एकदम शांत करके, कोई भी काम है ना उसको छोड़ दीजिए, अपना माइंड को एकदम शांत कर लीजिए, कंसंट्रेट कर लीजिए। हमको आज टोपोलॉजी पढ़ना है तो टोपोलॉजी ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, इस प्रकार से, समझे ना। और यही बोलेंगे पूरा माइंड को शांत कीजिएगा तभी पढ़ पाइएगा, नहीं तो नहीं पढ़ पाइएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग के बेसिक्स टॉपिक्स, बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू बीएससी, है ना, ताकि आप टोपोलॉजी पढ़ पाए। कितना टाइम हो गया, 14 मिनट ले लिए ना आप लोग का। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये काम आएगा आपको, ठीक है। चलिए रियल एनालिसिस में पहला टॉपिक है सेट, ठीक है। सेट आपको पढ़ना है। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड, हम आपको टोपोलॉजी पढ़ा रहे हैं लेकिन उसका बेसिक टर्म्स को जानना जरूरी है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। सेट क्या है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि 1 2 3 4 है, अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, एक सेट है। ए बराबर ऑल इंटीजर्स ऑल इंटेलिजेंट पर्सन इन पीजी सेम 1, आपके पीजी सेम 1 में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मान लीजिए 127 है, 128 ऐसा कुछ मान लीजिए। अब उसमें से ऑल इंटेलिजेंट पर्सन का आप एक कलेक्शन बनाइए, तो आप ले लीजिएगा
सचिन को ले लीजिएगा, रोहित को ले लीजिएगा, मोहित को ले लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है सचिन, रोहित और मोहित आपके लिए हो सकता है इंटेलिजेंट है, बट और किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, किसी के लिए कोई इंटेलिजेंट हो सकता है तो किसी के लिए वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। तो ये एक सेट नहीं हुआ, नॉट वेल डिफाइंड है, इसीलिए सेट नहीं हुआ। ए बराबर 1 1 2 3 है तो नॉट डिस्टिंक्ट है, तो ये भी सेट नहीं हुआ, है ना। ये डिस्टिंक्ट नहीं है, रिपीटेशन है ना, इसलिए सेट नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो बेसिक टर्म्स है हम थोड़ा सा स्पीड में पार करेंगे, क्योंकि ये सब आप लोग जानते हैं। बस एक रिकैप कर देते हैं, ओवरव्यू दे देते हैं। सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू सेट बिलोंग्स टू क्या है भाई, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ए बराबर, आप बोलेंगे ये सब तो जानते हैं, ये सब बताने की क्या जरूरत है। मैंने बोला ना, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एकदम हाई लेवल तक ले जाऊंगा, और आज ही के क्लास में बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए ना, ए बराबर 1 3 9 11 है तो 3 बिलोंग करता है ये में, हाँ सर करता है, तो 9 भी बिलोंग कर रहा है में। तो ये बिलोंग्स टू का काम आप देख लीजिए कि क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको ई लिख करके काट दीजिए पेट। तो एस बराबर 2 3 7 9 है, 2 3 7 9 मतलब 4 को एलिमेंट है एस में, तो क्या 1 है एस में, नहीं है, तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एस। अच्छा, इंप्लाइज डेट क्या है, तो इंप्लाइज डेट को इस प्रकार के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बराबर 1 2 3 है तो दिस इंप्लाइड डेट, इसको कहते हैं दिस इंप्लाइड डेट 4 नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। अच्छा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो दिस इंप्लाइड डेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर एक्स स्क्वायर, इफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है तो दिस इंप्लाई दैट एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर 9 एट, अगर ये रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 3 के रूप में निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो इसको यही ना लिख रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 9 एंड दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि नॉट इंप्लाइज का क्या फायदे हैं, और नॉट इंप्लाई का देखते हैं, डज नॉट इंप्लाई का फायदा देख लेते हैं। P बराबर 3 4 7 9 है, P अगर n के बराबर है, P अगर नेचुरल नंबर के बराबर है, अगर कोई कह रहा तो क्या ये सत्य है, नहीं है। अरे भाई, नेचुरल नंबर तो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है ना 1 2 3 डॉट 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 चलते रहता है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि P का वैल्यू 3 4 7 9 है, तो क्या P का वैल्यू 3 4 7 9 है, तो क्या ये जो सेट है जिसमें 3 4 7 9 है, ये नेचुरल नंबर के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, इसीलिए डज नॉट इंप्लाई, समझ रहे हैं ना। अच्छा, x इक्वल्स x क्यूब बराबर 27 है, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, 27 आ जाएगा। क्या x का वैल्यू 1 रखने पर 27 आएगा, तो नहीं आएगा, इसका मतलब डज नॉट इंप्लाई। आई होप आपको क्लियर हो रही है बातें। अब कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट पढ़ाते हैं, बहुत बच्चे जो है कि कार्डिनलिटी नहीं जानते हैं। जब कॉलेज में क्लासेस चलती है, बच्चों को पूछा जाता है कि भाई कार्डिनलिटी क्या है, तो मुख दर्शक बन करके खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, ठीक है ना। और समझ रहे हैं ना आप बात को, इसीलिए कार्डिनलिटी समझ लीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे बेसिक टर्म्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप कहेंगे कि सर ये सब तो हम लोग जानते हैं, तो जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, वो वीडियो को स्किप करके आगे देखिए, और जो नहीं जानते वो बढ़िया से हर एक चीज को देख करके समझ करके आगे बढ़िए। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट क्या है, इसको इस प्रकार से मॉड एस से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर फाई ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस सेट एस। सेट एस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये बताने का काम करता है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, है ना। तो सर एग्जांपल हाँ दे देते हैं। एस इज ए फाइनाइट सेट, अगर एस फाइनाइट है तो इफ कार्डिनलिटी इज इनफाइनाइट, मतलब अगर एस फाइनाइट तभी हो सकता है जब उसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट होगी। कार्डिनलिटी मतलब क्या है सर, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि S बराबर 1 2 3 तीन एलिमेंट्स है। अब कह रहे हैं कि ये फाइनाइट सेट है, तो कैसे कह पा रहे हैं, तो ये फाइनाइट इसीलिए क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट है, यानी कि 3 है, मतलब 3 ही एलिमेंट है इसमें। समझ गए कार्डिनलिटी का मतलब। कार्डिनलिटी को हम लोग फाई ऑफ एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ऑफ एस से भी, तो कार्डिनलिटी 3 हो गया। कुल मिला के बात समझ में आ गया। अब जरा देखिए, अब यही मान लीजिए कुछ और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए वॉवेल्स का सेट ले लीजिए, A-E-I-O-U, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, जी 5 है ना, इसकी कार्डिनलिटी 5 है, यानी कि फाई ऑफ V कितनी है, तो कार्डिनलिटी 5। समझ गए ना। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब क्या है, अगर S इनफाइनाइट सेट हुआ तो देन ये तभी पॉसिबल है जब कार्डिनलिटी ऑफ S इनफाइनाइट हो जाए, मतलब उसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट हो जाए, मतलब उसमें हम लोग काउंट ही ना कर पाए उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, है ना। देन हम लोग उस सेट को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, A इक्वल्स टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, सच दैट n स्क्वायर डिवाइड्स 10,000। एक बात समझिएगा, ये भी एक फाइनाइट सेट है। मैं कह रहा हूं कि A कोई एक सेट है जिसमें n टाइप्स के नेचुरल नंबर आएंगे, और इस प्रकार से आएंगे सच दैट कि वो n
का स्क्वायर करने पर वो जो है कि 10,000 को सीधा सीधा डिवाइड कर दे, है ना, ये एक फाइनाइट है। कैसे? तो देखिए सर क्या क्या होगा, n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 डिवाइड कर देगा 10,000 को, हाँ सर कर देगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, n नेचुरल नंबर लेना, तो n नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 ये सब ले सकते हैं, 1 2 3 ये सब ले सकते हैं। अब लेकिन रुकिए जरा ध्यान दीजिए, 1 तो ले लिए, अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 डिवाइड करेगा 10,000 को, हाँ तो 4 डिवाइड करेगा यानी कि 2 आ गया। तो 3 का स्क्वायर 9, क्या 9 डिवाइड कर पाएगा 10,000 को, बताइए आप ही बताइए, 9 डिवाइड कर पाएगा 10,000 को? नहीं डिवाइड कर पाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, ठीक है ना, इसीलिए 3 नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर ले लेते हैं 16, तो 16 डिवाइड कर पाएगा क्या 10,000 को, हाँ आराम से कर पाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 2 4 आ गया। तो इसी प्रकार से एक लिमिटेड सेट कहां तक जाएगा, खुद जब यहाँ पर हम 100 लेंगे, यहाँ पर जब 100 लेंगे तो 100 का स्क्वायर कितना होता है सर, तो 10,000 होता है, कितना होता है 10,000 होता है, एक आई अच्छा 10,000 होता है, ठीक है ना 10,000, समझ रहे, 100 का स्क्वायर किया तो 10,000 हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 100 तक जाएगा ना, उसके बाद तो नहीं जा पाएगा। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट n, है ना, यहाँ वो ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट A इफ द नेचुरल नंबर का स्क्वायर डिवाइड्स द 10,000। मैंने क्या बोला, मैंने बोला सेट A इज ए फाइनाइट सेट, व्हाई, बिकॉज ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट A इज फाइनाइट। आप कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं, हम बोलेंगे हियर दिस सेट A containing set of all set of natural number, set of finite natural number, है ना, जिसका स्क्वायर करने पर 10,000 को वो डिवाइड करता हो, तो वैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंटेन करता है सेट ऑफ A। तो इसीलिए आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 डिवाइड कर देगा 10,000 को आराम से, ठीक है, 2 भी डिवाइड कर देगा 10,000 को आराम से, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 डिवाइड कर देगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, वो भी डिवाइड कर देगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। अच्छा यहाँ पर 10,000 हो सकता है क्या, यहाँ पर 10,000 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि 10,000 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो और लार्ज हो जाएगा, जो कि फिर उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, फिर ये वाला 10,000 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो इसी प्रकार से हम कह पा रहे हैं, इसीलिए कह पा रहे हैं कि इस सेट ए में फाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर होंगे, है ना। अच्छा a बराबर 1 2 3 4 है, b बराबर a e i o u है, तो b की कार्डिनलिटी 5 है, a की कार्डिनलिटी 4 है, तो कार्डिनलिटी ऑफ a एंड b आर बोथ फाइनाइट, मतलब a और b का दोनों का कार्डिनलिटी फाइनाइट है, इसीलिए दोनों का दोनों फाइनाइट सेट है। लेकिन दोनों का दोनों सेम सेट नहीं है, अलग अलग सेट है, a भी अलग सेट है, b भी अलग सेट है, दोनों इक्वल सेट नहीं है। हाँ भले ही दोनों के कार्डिनलिटी सेम है, कार्डिनलिटी सेम है, इसीलिए दोनों जो है कि फाइनाइट सेट है, कार्डिनलिटी सेम है और साथ में कार्डिनलिटी फाइनाइट है, कार्डिनलिटी फाइनाइट है, इसीलिए फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। अब अनदर डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट, अब देखिए यहां पर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। ये जो डेफिनेशन है, जेम्स मंकर्स, एक बुक आता है, एक टोपोलॉजी का बुक आता है, जेम्स मंकर्स, क्या नाम है, जेम्स मंकर्स, जेम्स मंकर्स का एक बुक आता है, उसी से ये डेफिनेशन लिया गया है। आइए इस डेफिनेशन को समझते हैं भाई कि फाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या होता है जेम्स मंकर्स के अनुसार, क्योंकि आप अभी एमएससी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। देखिए एक बात समझिएगा स्टूडेंट, एस बराबर हम लोग कोई 5 सेट लेते हैं, 5 सेट यानी कि ऐसा ले लेते हैं, 5 सेट का मतलब यानी कि नल सेट में कोई एलिमेंट होगा, नहीं होगा। जब 5 सेट में नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसीलिए 5 सेट या नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं या फिर एम्प्टी सेट भी कहते हैं, इन सेट्स की कार्डिनलिटी फाइनाइट होती है, यानी कि 0 आ गया, 0 तो फाइनाइट नंबर है, इसीलिए ये सेट भी फाइनाइट सेट हो जाते हैं ऑलरेडी। तो हम लोग फाइनाइट सेट को दिखलाने के लिए, चूंकि फाई या नल सेट या फिर वॉइड सेट जो कह लीजिए, ये ऑलरेडी फाइनाइट होते हैं, इसीलिए जब कभी भी फाइनाइट का डेफिनेशन आप लिखे तो इसको इंक्लूड मत कीजिए उसमें, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगा ना कि पहले से जो लोग जानते हैं, पहले से जो लोग जानते हैं, क्या आप अगर मान लीजिए एमएससी के स्टूडेंट को सिखाइएगा एप्पल का स्पेलिंग, तो बोलेगा तो हम तो पहले से जानते हैं, है ना। तो वही बात हो जा रहा है कि अगर आप फाइनाइट सेट का डेफिनेशन मार रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसमें आप जो ऑलरेडी फाइनाइट है उसको उसमें क्यों इंक्लूड कीजिएगा, उसको इंक्लूड मत कीजिए। तो कहता है एक सेट S, कोई एक सेट S को हम लोग फाइनाइट कहेंगे यदि वो फाइनाइट
यदि वो नल सेट ना रहे तो, क्योंकि नल सेट तो फाइनाइट होता ही है ऑलरेडी, हम लोग जानते हैं नल सेट वॉइड सेट ऑलरेडी फाइनाइट होता है। इसीलिए कोई सेट को अगर आपको, कोई सेट एस को अगर आपको फाइनाइट कहना है तो उसको नल सेट यानी कि फाइनाइट सेट, नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट यानी कि वॉइड सेट से उसको रिमूव कीजिए। पहली बात तो ये, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनाइट है। तो कोई सेट एस को हम लोग फाइनाइट कहेंगे जब वो नल सेट ना रहे या फिर एम्प्टी सेट ना रहे। इस सेट टू भी, इसी एस को कहेंगे अब फाइनाइट सेट, इसी एस को कहेंगे अब फाइनाइट सेट यदि इफ देयर एग्जिस्ट, अगर अस्तित्व में आ जाए, एक बाइजेक्शन मैपिंग अस्तित्व में आ जाए, कहां से, एस से S onto the सब कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ n। अब ये क्या हुआ सर, सब कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ n। सबसे पहले सबसेट का मतलब क्या होता है, अ पार्ट ऑफ सेट। जैसे सबसेट के बारे में पहले समझिए, a बराबर आप 1 है, 2 है, 3 है, और b बराबर आपके पास है 1 है और 2 है, तो b इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ a, प्रॉपर है। अच्छा, a खुद का ही सबसेट है तो इस पे इक्वल टू भी लगा सकते हैं, a इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ a। मतलब देखिए सबसेट का डेफिनेशन क्या है कि यदि वो प्रॉपर सबसेट हो जाए, अगर b को हम लोग प्रॉपर सबसेट a का कहेंगे यदि वो प्रॉपर सबसेट हो जाए, या फिर b मेरा a का पूरा इम्प्रॉपर हो जाए, तो b a का इम्प्रॉपर सबसेट कब होगा, तो b बराबर b 1 2 3 हो जाए, b बराबर b 1 2 3 हो जाए, तो b इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ a ऑलरेडी, यानी कि b इक्वल टू a लिख सकते हैं। समझ रहे ना। तो कोई सेट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो therefore every set is a subset of itself, यानी कि itself subset is known as improper subset। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। एंड ऑल्सो phi set is also known as improper subset। अब कुछ बुक्स जैसे एस के मापा लिखते हैं, नहीं वो इम्प्रॉपर नहीं है, phi प्रॉपर है, ऐसा लिखते हैं। ठीक है ना, तो वो आप देख लीजिएगा, अलग अलग बुक की अलग अलग धारणा है। तो वो कुछ अगर वैसा टाइप से लिखा है तो आप कहेंगे मैथ तो सबके लिए सेम होना चाहिए, एस के मापा फिर अलग लिख दिए, नहीं ऐसा नहीं है। तो उन्होंने अपने बुक को उसी लेवल पर ही बना दिया, पूरे बुक को उसी लेवल पर बना दिया। आप देख लीजिए, जैसा आप शुरू से मान के चलेंगे आपको भी वैसा पूरा बुक बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप अभी जस्ट इम्प्रॉपर ही मान के चलिए, क्योंकि आप शुरू से वही पढ़ते हुए आए हैं। फाई इम्प्रॉपर है ना, फाई इम्प्रॉपर है और इटसेल्फ सबसेट भी इम्प्रॉपर है, यानी कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक, क्लियर है। तो यही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि ये तब तो आप कहेंगे कि सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप फाइनाइट सेट के बारे में कहना क्या चाह रहे हैं। रुकिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं वो चीज हम बता रहे हैं, जरा समझिएगा। देखिए हम कहना चाह रहे हैं, लॉजिक समझिएगा, इसको थोड़ा हटाते हैं, इसको हटाते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी सेट एस को, लॉजिक समझिएगा, किसी भी सेट एस को हम क्या कहेंगे सर, इसी एस सेट को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। इसी एस सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे यदि ये एस मेरा फाई के बराबर ना हो, फाई के बराबर ना हो, या मतलब कि ये वॉइड सेट या एम्प्टी सेट है ना, नल सेट के बराबर ना हो किसी, क्योंकि फाइनाइट नल सेट ऑलरेडी फाइनाइट सेट होता है। ठीक है ना, यानी कि आप किसी भी, जैसे वही बात है ना कि आप कहेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मैं आपको ऐसा आपको कह दूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फाइनाइट सेट क्या है, ठीक है, या फिर हम आपसे पूछ रहे हैं, ऐसा समझिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका नाम क्या है ना, तो आप क्या कहेंगे, मेरा नाम ये है, फलना है, या फिर आप डायरेक्ट कहेंगे मेरा नाम ये डायरेक्ट कहेंगे सचिन। मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूं आपका नाम क्या है, मैं आप बोल दिया आपका नाम क्या है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे मेरा नाम रोहित है, मेरा नाम मोहित है ना। तो आप मेरा नाम ना करके आप डायरेक्ट कहेंगे मोहित, आप तो यही कहेंगे ना मोहित। या फिर ऐसा जब परिभाषा लिखने आता था आपके जूनियर क्लासेस में कि मैंगो क्या है, तो आप लोग ऐसा लिखते थे क्या, अ मैंगो इज ए फ्रूट, है ना, इट्स टेस्ट लाइक वेरी डिलीशियस एंड इट्स कलर इज ऑरेंज या फिर येलो, ऐसा लिखते थे। आप जब भी स्टार्ट करते थे तो आप लिखते थे इट इज ए टाइप ऑफ फ्रूट या फिर ऐसा कुछ करके। अगर आपसे पूछा जाए कि मैंगो क्या है, आम क्या है, तो आप आम से ही शुरुआत करेंगे परिभाषा को, यह गलत तरीका है लिखने का, समझ रहे ना। तो उसी प्रकार से आपसे अगर कोई पूछे कि फाइनाइट सेट क्या है, तो क्या आप फाइनाइट सेट से ही स्टार्ट कीजिएगा, आप फाइनाइट सेट इज दिस दिस दिस, नहीं, ये लिखने का तरीका गलत है। मतलब हम कहना यह चाह रहे हैं कि आपको फाइनाइट सेट डिफाइन करना है और आप फाइनाइट सेट को ही ले रहे हैं।
मतलब अगर आपको फाइनाइट सेट डिफाइन करना है तो आप नल सेट को मत लीजिए, हम ये कहना चाह रहे हैं। आप वॉइड सेट को मत लीजिए, आप एम्प्टी सेट को मत लीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनाइट है। आप फाइनाइट को ही प्रूफ करने के लिए फाइनाइट ले रहे हैं, फाइनाइट को ही डिफाइन करने के लिए आप फाइनाइट ले रहे हैं, तो क्या फायदा? कोई फायदा है नहीं ना। तो वही चीज कह रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि एस कोई सेट है, इसी सेट को मैं फाइनाइट सेट कहूंगा। जरा बात को गौर से ध्यान से सुनिएगा। इसी सेट एस को मैं फाइनाइट सेट कहूंगा, इसी सेट एस को मैं फाइनाइट सेट कहूंगा यदि वो नल सेट ना रहे, यदि वो नल सेट ना रहे, यदि वो नल सेट ना रहे, ठीक है ना। यदि वो नल सेट ना रहे, यदि वो वॉइड सेट ना रहे, वो वॉइड सेट ना रहे, तो इसी एस को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। यदि कोई फंक्शन एफ बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाए और वो फंक्शन एस से सब कलेक्शन ऑफ एन तक बाइजेक्शन हो जाए, तभी इसी एस को हम कहेंगे फाइनाइट सेट। अब ये क्या हुआ बात? अब देखिए, सब कलेक्शन ऑफ एन कहने का मतलब एन क्या होता है? एन नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलते रहेगा अनंत तक। तो इसी का एक सब कलेक्शन ले लेते हैं 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 इज ए सबसेट। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 इज ए सब कलेक्शन, इज ए सब कलेक्शन, यहाँ पे सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हो ना। तो वही कहता है कि किसी भी एस को हम फाइनाइट कहेंगे यदि उस एस से उस सब कलेक्शन ऑफ एन तक एक बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए, तभी हम एस को कहेंगे फाइनाइट सेट। तो सर आप जो है कि इसी एस को कैसे कह पाइएगा? तो मान लीजिए इस एस सेट में मेरा ए ई आई ओ यू ये 5 नंबर से 5 एलिमेंट्स है। अब इसी 5 एलिमेंट को मान लीजिए ए को मैंने 1 के साथ मैप करा दिया, ठीक है ना। ए को मैंने 1 के साथ मैप करा दिया, इसी प्रकार से मैंने ई को 2 के साथ मैप करा दिया, इसी प्रकार से आई को मैंने 3 के साथ मैप करा दिया, इसी प्रकार से ओ को मैंने 4 के साथ मैप करा दिया, इसी प्रकार से यू को मैंने 5 के साथ मैप करा दिया। मतलब आप देख सकते हैं सब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, सब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर के साथ मैंने ए ई आई ओ यू यानी कि सेट एस को डायरेक्ट आप सेट एस कहिए, क्योंकि ए ई आई ओ यू क्या है? सेट ऑफ एस है। तो सेट ऑफ एस मतलब आपने ए ई आई ओ यू को बाइजेक्शन दिखला दिया सब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। और सब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर कहने का मतलब नेचुरल नंबर ऑलरेडी इनफाइनाइट है भाई, या फिर आप कह सकते हैं इनफाइनाइट काउंटेबल, या काउंटेबली इनफाइनाइट है नेचुरल नंबर काउंट। अब ये कहेंगे कि काउंटेबल सेट क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट क्या है, तो धीरे धीरे हौले हौले आपको समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं सब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर के साथ आपने ई आई ओ यू का 1 1 ऑन 2 दिखला दिया। 1 1 ऑन 2 क्या है कि ए का एक यूनिक इमेज होना चाहिए, है ना। या फिर आप कह सकते हैं इस एलिमेंट 1 का एक ही मात्र प्री इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ए का इमेज 1 खोज लिया है और ई का भी इमेज 1 खोज लिया है, तो ये मेनी 1 मैपिंग होता है। तो ऐसा नहीं मिलना चाहिए, आपको 1 1 ही मिलना चाहिए। ए के साथ 1 का मैपिंग हो गया और ई के साथ 2 का मैपिंग हो गया, 1 1 हो गया, और आई के साथ भी 3 का मैपिंग हो गया और ओ के साथ भी 4 का मैपिंग हो गया। क्या ऐसा आपको दिख रहा है कि कोई 2 4 एलिमेंट किसी एक पर जाकर के रुक रहा है? नहीं ना। लेकिन आप ऐसा जरूर महाभारत में देखे होंगे। महाभारत में क्या था? 5 पांडव था, पांडव 1, पांडव 2, पांडव 3, पांडव 4 और पांडव 5। तो पहला पांडव का भी पत्नी द्रौपदी, ठीक है ना, दूसरा पांडव का भी पत्नी द्रौपदी, और तीसरा पांडव का भी पत्नी द्रौपदी, और चौथा पांडव का भी पत्नी द्रौपदी। तो देख रहे हैं ना, सभी एक पे जाकर के कंसंट्रेट हो रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो ऐसा मेनी 1 बहुत सारे का इमेज एक ही हो जा रहा है। तो ये महाभारत में पॉसिबल था भाई, और राजस्थान के कुछ इलाके में अभी भी पॉसिबल है, ठीक है ना। अब क्यों पॉसिबल है वो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, है ना। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि ये वॉवेल्स है। ये वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स आप देख रहे हैं कि 1 1 ऑन 2 मैपिंग दिखा रहा है सब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। देयरफॉर मैं कह रहा हूं कि सेट एस क्या है भाई? फाइनाइट है, क्योंकि ये 1 1 मैपिंग तो दिखा दिया और ऑन टू भी है। ऑन टू कहने का मतलब आप यहां पर बताइए हर एक एलिमेंट का, ये है कोडोमेन, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट है, करता है। 5 का प्री इमेज यू है, अच्छा 4 का प्री इमेज ओ है, 3 का प्री इमेज वाई है, 2 का प्री इमेज आई ई है, और 1 का प्री इमेज ए है। तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का लॉजिक समझिएगा। ऑन टू का मतलब क्या होता है?
कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का अगर प्री इमेज एग्जिस्ट करता है तो हम लोग कहते हैं ये जो f फंक्शन डिफाइन हो रहा है, इसी फंक्शन f को हम लोग ऑन टू फंक्शंस कहते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज अगर एग्जिस्ट कर जाए डोमेन में तभी f को हम लोग ऑन टू कहते हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं ये 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि s कैसे एक फाइनाइट सेट हो सकता है। यदि s सेट सब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 1 ऑन टू मैपिंग बनाए तो s को हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट, अदरवाइज नॉट फाइनाइट। ठीक है, और s फाई नहीं होना चाहिए, s नल नहीं होना चाहिए। s अगर नल हुआ तो नल सेट का कार्डिनलिटी 0 होता है भाई, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो देन इट इज ऑल्सो नोन अबाउट दैट कि नल सेट और एम्प्टी सेट स्लैश वॉइड सेट है ना इज अ फाइनाइट सेट, बिकॉज उसका कार्डिनलिटी फाइनाइट होता है, पहले मालूम है। तो इसीलिए जब भी फाइनाइट डिफाइन करना है तो हम लोग फाइनाइट का ही डेफिनेशन नहीं ले लेंगे, है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? मेरे बातों को आई होप आपको बातें समझ में आ रही है, मेरे बातें आपको शायद समझ में आ रही होगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वही चीज है कि सेट एस को जो कि नल सेट नहीं होना चाहिए, इसी को सेट टू बी शॉर्टकट में सेट टू बी मतलब इसी को कहेंगे फाइनाइट सेट। इफ देयर एग्जिस्ट, अगर एक एग्जिस्ट कर जाए बाइजेक्शन मैपिंग यानी कि 1 ऑन टू, है ना, फ्रॉम एस से ऑन टू सब कलेक्शन ऑफ या सबसेट ऑफ एन में एग्जिस्ट कर जाए, देन वी से दैट यस एस इज अ फाइनाइट सेट, अदरवाइज नॉट। देख रहे हैं ना, यह आपने पढ़ा था फाइनाइट सेट का डेफिनेशन कि किसी की कार्डिनलिटी अगर फाइनाइट है तो वो फाइनाइट सेट है ना। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं जब आप एमएससी पढ़ रहे हैं तो जेम्स मंकर्स ने क्या लिखा है अपने बुक में, है ना। जेम्स मंकर एक बहुत अच्छे महान मैथमेटिशियन थे अपने जमाने में, ठीक है। तो उन्होंने अपने बुक में क्या लिखा है, ठीक, आइए अब सेट S equals to AEIOU is a finite set. Prove that using the above definition of finite set. अब ये इसी में पूछ रहा है जो अभी मैंने बताया कि सेट S एक फाइनाइट सेट है, देखने से ही पता चलता फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करता है या फिर है। तो अब आपको प्रूफ करना है फाइनाइट सेट है ये अबव यूजिंग डेफिनेशन, ऊपर वाले डेफिनेशन से आपको प्रूफ करना है। तो खैर हमने अभी भी प्रूफ करके दिखाई चुका हूं मैं। मान लीजिए कोई m बराबर ये सेट इसमें एलिमेंट है कुछ, n बराबर कुछ है, r बराबर भी कुछ है, तो m and r ये सब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर दिख रहा है या सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर दिख रहा है। तो एक f जरूर एग्जिस्ट कर जा रहा है s से p में, और p क्या है सर, p 1 2 3 4 5 है, और p जो सबसेट ऑफ n है, आप देख सकते हैं p जो सब कलेक्शन या सबसेट ऑफ n है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a का मैपिंग 1 के साथ हो गया, e का मैपिंग 2 के साथ हो गया, i का मैपिंग 3 के साथ हो गया, o का मैपिंग 4 के साथ हो गया, u का मैपिंग 5 के साथ, वही चीज जो अभी बताए थे। तो here bijection mapping is exist from S1 to P, that is P is a subcollection of n, therefore S is a finite set। खत्म। और क्या कीजिएगा, जो मैं बोलता हूँ ना ऊपर में, जो मैं समझा करके आऊंगा उसको एकदम मैं आपको कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छा नोट्स दूंगा, बहुत अच्छा नोट्स। मैं बहुत मेहनत करता हूं, आप ये देख सकते हैं नोट्स के जरिए ही पता चल रहा है कि मैं बहुत मेहनत करता हूं स्टूडेंट्स के लिए, रात भर जग करके नोट्स बनाता हूं, ठीक है। और ये देखिए कलर भी करता हूं, हाईलाइट भी करता हूं, हाईलाइटर खत्म हो जाता है तो भी मैं रुकता नहीं हूं, रात को भी जो है कि मैं लगा रहता हूं, ठीक है। तो देखिए इनफाइनाइट सेट या फिर काउंटेबल इनफाइनाइट, इतना हो गया। पहले फाइनाइट सेट आपको पढ़ा दिया, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इनफाइनाइट सेट पढ़ाने जा रहे हैं कि इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट किसे कहते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे सर में कितने बाल हैं, मेरे सर में कितने बाल हैं, आप गिन के बताओ, ठीक है। तो क्या आप गिन पाएंगे, या फिर आप जैसे मैं कहूंगा मेरे सर में कितने बाल है ना, हेयर्स कितने हैं, आप गिन पाएंगे? हो सकता है आप गिन ले, क्योंकि फाइनाइट बाल है, कोई इनफाइनाइट बाल नहीं है, फाइनाइट ही बाल है, ठीक है। लेकिन आपके लिए जब आप इसको नहीं जानते कि कितने बाल हैं, है ना, नंबर्स ऑफ हेयर्स कितने हैं आप नहीं जानते हैं, आपको शायद बहुत समय लग जाएगा, तो आप कहेंगे भाई ये तो बहुत ज्यादा है ना, कभी नहीं गिन पाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन में इन नंबर ऑफ बाल्स को कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। सर ऐसा कैसे? देखिए एक बाल तोड़ेंगे तो कहेंगे एक बाल तोड़े, दूसरा बाल तोड़ेंगे तो कहेंगे दूसरा बाल तोड़े, तीसरा बाल तोड़ेंगे तो कहेंगे तीसरा बाल तोड़े, चौथा बाल तोड़ेंगे तो कहेंगे चौथा बाल तोड़े। इसी प्रकार से जब तक आप तोड़ते जाएंगे एक ऐसा समय आएगा जहां पर आप कहेंगे कि ये n बाल तोड़े, यानी कि हो सकता है 10,000 बाल तोड़ दिए, या फिर हो सकता है 1 लाख बाल तोड़ दिए,
तो आपको हर एक बाल का जो है कि क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है, यानी कि 1 पहला बाल का इमेज मिला, दूसरा बाल का 2 मिला, तीसरा बाल का 3 मिला, तो कुल मिलाकर के यहां पर एक बाइजेक्शन मैपिंग आपको दिखेगा। इसीलिए हमारे सर के बाल काउंटेबली इनफाइनाइट है। क्या मैंने बोला? काउंटेबली इनफाइनाइट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ए सेट S is said to be an infinite set if there exists a bijection F such that n to S। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, लॉजिक समझिएगा, अगर एक बाइजेक्शन मैपिंग मिले, अगर एक बाइजेक्शन मैपिंग मिले, अगर एक बाइजेक्शन मैपिंग F मिले such that n से S में एक बाइजेक्शन मिल जाए, या फिर एक बाइजेक्शन मिल जाए आपका S से N में, मतलब N से S में भी मिल सकता है, S से N में भी मिल सकता है, ठीक है ना? बाइजेक्शन। अब बाइजेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर S से N मिल रहा है तो N से S तो होगा ही होगा, कंफर्म है, ठीक है? तो ऐसा क्यों कहा है? फाइनाइट इनफाइनाइट सेट को डिफाइन करने के लिए ऐसा क्यों कहा है? अब जरा सोचिए, इसीलिए कहा है कि 1 अगर A1 के साथ मैप कर रहा है, 2 अगर A2 के साथ मैप कर रहा है, 3 अगर A3 के साथ मैप कर रहा है, 4 अगर A4 के साथ, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो चलते रहता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो चलते रहता है ना। अगर इधर से N से S में अगर बाइजेक्शन मैपिंग है, 1 1 on 2 है, तो S से N में भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी फिर चलते रहेगा, ये भी फिर चलते रहेगा। तो अगर ये जितना दूर चलेगा उतना दूर 1 1 on 2 दिखला रहा है N के साथ, और ये जितना दूर चलेगा, ये सेट S जितना दूर चलेगा, तो N के साथ ये भी 1 1 on 2 मैपिंग दिखाना चाहिए। अगर दिखलाता है तो फिर हम कहेंगे, क्या कहेंगे? सेट S को इनफाइनाइट सेट कहेंगे या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट कहेंगे, क्योंकि काउंटेबली इनफाइनाइट या फिर आप कह सकते हैं इनफाइनाइट सेट अनंत होते हैं, उसको काउंट करना मतलब पॉसिबल नहीं है। मतलब कर तो लेंगे लेकिन एक सिंगल हैंड के लिए पॉसिबल नहीं है। आप अकेले कर पाएंगे क्या? अपने सर के बाल काउंट कर पाएंगे क्या? आप आसमान के तारे काउंट कर पाएंगे क्या? नहीं ना कर पाएंगे। लेकिन क्या आसमान के तारे क्या है तब? काउंटेबली इनफाइनाइट है ना? काउंटेबली इनफाइनाइट है कि नहीं है? अब एक आता है काउंटेबली इनफाइनाइट, एक आता है काउंटेबली फाइनाइट, ठीक है? क्या आता है? एक आता है काउंटेबली इनफाइनाइट, एक आता है काउंटेबली फाइनाइट। तो काउंटेबल फाइनाइट क्या होता है? काउंटेबली फाइनाइट क्या होता है? जो कि दिखने में तो लगे इनफाइनाइट की तरह, लेकिन अगर हम उसके साथ 1 1 on 2 मैपिंग कर दे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? काउंटेबली फाइनाइट। जो फाइनाइट नंबर होते हैं उसको काउंटेबली फाइनाइट कहते हैं। जो सिंपल सी बात है, जो फाइनाइट नंबर होते हैं उसको हम लोग काउंटेबली फाइनाइट कहते हैं, खत्म। और काउंटेबली इनफाइनाइट तो आप समझ ही गए हैं। क्या आप समझे कि ए सेट इज सेड टू बी एन इनफाइनाइट सेट। काउंटेबली इनफाइनाइट को हम लोग इनफाइनाइट सेट भी कहते हैं, ठीक है ना? इफ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन मैपिंग F, अगर एक बाइजेक्शन मैपिंग F एग्जिस्ट कर जाए इस प्रकार से कि F सच दैट N to S। अभी आप काउंटेबली फाइनाइट छोड़ दीजिए, क्योंकि काउंटेबली फाइनाइट मतलब फाइनाइट ही होता है, ठीक है ना? वो छोड़ दीजिए। काउंटेबली फाइनाइट के लिए मैंने बताया ना अभी, यानी कि फाइनाइट के लिए मैंने अभी बताया कि क्या क्या प्रोसेस है ना, ये तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, इनफाइनाइट सेट या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट के बारे में जस्ट अभी बात कर रहे हैं कि कोई भी सेट S को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट कहेंगे यदि देयर एग्जिस्ट, अगर अस्तित्व में आ जाए एक बाइजेक्शन मैपिंग F अस्तित्व में आ जाए, यदि उस F का मैपिंग N से S में बाइजेक्शन हो जाए, और यदि उस F का मैपिंग S से N में भी बाइजेक्शन हो जाए, यानी कि इधर से इधर भी 1 1 on 2 और इधर से इधर भी 1 1 on 2, मतलब उल्टा में भी एग्जिस्ट कर जाए। क्योंकि ये देखिए चलते रहेगा ना, चलते रहेगा तो हर बारी आपको हर एक एलिमेंट का एक इमेज मिलना चाहिए, हर एक इधर के एलिमेंट का प्री इमेज इधर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 1 1 on 2 अगर हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो है लेकिन हम उसको काउंट कर पाएंगे। ये कहने का, काउंटेबली इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या है कि किसी भी इनफाइनाइट सेट्स को हम काउंट कर सकेंगे, सिंपल सी लॉजिक। और कैसे हम लोग कर पाएंगे काउंट? ये काउंट कैसे कर पाएंगे? आप कहेंगे कि आप कैसे कह पा रहे हैं कि आप काउंट कर पाएंगे? क्योंकि कोई भी नंबर्स को, कोई भी चीज को काउंट करने के लिए हम लोग कहते हैं कि भाई ये 1 ठो चेयर है, ये 2 ठो चेयर है, ये 3 ठो चेयर है, ये 4 ठो चेयर है। तो आप किसका सहारा लेते हैं? आप नेचुरल नंबर का सहारा लेते हैं। तो यदि आप नेचुरल नंबर के साथ 1 1 on 2 का सामंजस्य बैठा पा रहे हैं, बाइजेक्शन बैठा पा रहे हैं, तो आप कह पाएंगे कि हाँ भाई जो भी चीज रहे, कुछ भी रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं, चाहे इनफाइनाइट रहे या फाइनाइट रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। अगर हम उसके
उस नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग हम एक इमेज पा रहे हैं और उधर के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इधर नेचुरल नंबर में प्री इमेज मिल रहा है, तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। अगर वो इनफाइनाइट नंबर है तो फिर काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, अगर फाइनाइट है तो काउंटेबली फाइनाइट होगा, यानी कि फाइनाइट होगा। समझ पा रहे हैं मेरे बात को ना? कंफ्यूज तो नहीं ना हो रहे हैं? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आइए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एस बराबर कोई एन है, ठीक है, इसको आइडेंटिटी मैपिंग भी कहते हैं। एस बराबर एन है, एस की जगह पर एन रख दी, एन से एन में, तो एन एफ एन बराबर एन, ये रूल डिफाइंड है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 दीजिएगा तो 1 मिलेगा, 2 देगा तो 2 मिलेगा, 3 देगा तो 3 मिलेगा, 4 देगा तो 4 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक 1 1 ऑन 2 मैपिंग डिफाइन हो गया। तो इसीलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर को इनफाइनाइट सेट कहते हैं या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट कहते हैं। क्यों? भले वो इनफाइनाइट है लेकिन उसको काउंट किया जा सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट है। समझ रहे हैं ना? दैट इज एस बराबर एन हुआ तो इज इनफाइनाइट सेट, तो एस क्या है मेरा? एन है, जो कि इनफाइनाइट सेट है या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट है। अब जरा देखिएगा, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन की जो कार्डिनलिटी होगी इज इनफाइनाइट। क्यों? सो बाय द हेल्प ऑफ एन द सेट एस कार्डिनलिटी इज आल्सो इनफाइनाइट। आप देख सकते हैं सेट एस की कार्डिनलिटी, आप देख सकते हैं सेट इक्वल टू एन है, तो सेट एस की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, इसीलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर की भी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होगी, है ना? देयरफॉर एस इज इनफाइनाइट सेट एंड काउंटेबली इनफाइनाइट, है ना? ऐसी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होगी, इसी वजह से वो एक इनफाइनाइट सेट कहलाएगा या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट कहलाएगा, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अब सबसेट ऑफ ए सेट क्या होता है? कंसीडर ए सेट ए एंड सेट बी। दो सेट ले लीजिए, सेट ए एंड सेट बी। ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी। ए क्या कहलाएगा? बी का सबसेट कहलाएगा इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी। मतलब अरे कहां खुल रहा है? मतलब ये कि क्या कह रहे हैं हम कि A इज ए सबसेट ऑफ B, A को B का सबसेट कहेंगे, A इज ए सबसेट ऑफ B। कब? जब B बराबर मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 है, 4 एलिमेंट्स है, और A बराबर आपके पास मात्र मान लीजिए 1 2 और 3 है, तो आप देख सकते हैं A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। एंड अगर मान लीजिए 3 के जगह पर 4 आ जाए A की जगह पर, तो यस A इज ए इक्वल टू B हो सकता है, यानी कि A इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर भी समझ में आ गया, सबसेट भी समझ में आ गया। तो वही कहता है कि A को B का सबसेट कहेंगे यदि A बराबर B हो जाए, या फिर देयर एग्जिस्ट सम A बिलोंग्स टू B सच दैट A नॉट बिलोंग्स टू A। अब ये क्या हुआ? देखिए A और B बराबर हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है A इज ए सबसेट ऑफ B या फिर A इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। क्लियर? अच्छा, प्रॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर बनने के लिए करना पड़ेगा कि A बिलोंग्स टू अगर B, अगर कोई भी एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे B में कुछ ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि A में ना एग्जिस्ट करे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है हम लोग कह पाएंगे कि B तो मेरा A का सबसेट होने वाला नहीं है, A ही तब B का सबसेट बनेगा। सर एग्जांपल आइए, मी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है और A में देखिए 1 2 3 4 है। अब 5 क्या करता है देखिए तो A B में है, लेकिन क्या 5 A में है? नहीं है। अच्छा 4 क्या B में है? हाँ है। अच्छा 4 क्या A में है? हाँ है। तो वही ना कह रहा है कि सब नहीं होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट्स A बिलोंग्स टू B, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स A टाइप के जो कि B में आए, जैसे कि 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए जो कि हमें A में ना देखने को मिले। और अगर A के हर एक एलिमेंट B में देखने को मिल रहा है, B में देखने को 1 2 3 4 मिल रहा है, तो फिर हम लोग कहेंगे ऑब्वियस सी बात है A इज ए सबसेट ऑफ B। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो हियर यू कैन सी दैट देयर इज ए सम एलिमेंट्स A belongs to B such that is A does not belongs to capital A. Therefore we can say that yes, A is a subset of B, but B is not subset of A because B is a large set as compared to set A. Therefore we can say that A is a proper subset of B. ठीक है ना? Because the number of elements of B as compared to A is less, है ना? A के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है B के कंपैरिजन में, therefore A is a proper subset of B. If the number of elements are equal and elements are also equal, number of elements are equal and elements are also equal of both sets, then we can say that both sets each other improper subset, मतलब दोनों एक दूसरे का improper subset हो जाएगा। समझ रहे हैं ना?
अगर दोनों में सेम एलिमेंट्स रहे, कार्डिनलिटी भी सेम रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब वही है, कार्डिनलिटी में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहे, तो दोनों को एक दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं। एम्प्टी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। देखिए बहुत जगह पर जो है कि एम्प्टी सेट को इम्प्रॉपर कहा जाता है, बहुत जगह है ना, बहुत सारे किताबों में जो है कि एम्प्टी सेट को इम्प्रॉपर कहा जाता है, इम्प्रॉपर। ठीक है, आप एक बार उठा के देखिएगा एसके मापा का बुक और एक बार आप उठाकर देखिएगा जेम्स मंकस का बुक, तो इसीलिए आपको हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहेगा कि भाई इसको प्रॉपर कोई कह दे रहा है तो कोई इम्प्रॉपर कह दे रहा है, यह आपको बना रहेगा। अगर आप आईआईटी जैम का तैयारी कीजिएगा तो वहां पर आपको प्रॉपर लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है ना, या फिर क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी डिपेंड करता है ना, क्वेश्चन सेटर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि सब कोई तो एसके मापा से नहीं पढ़ा होगा, या सब कोई तो जेम्स मंकर से तो नहीं पढ़ा होगा, है ना, या फिर दोनों पढ़ा होगा तो फिर नॉलेज होगा। जैसे मैं दोनों ही पढ़ा हूं, है ना, पढ़ ही रहा हूं। ठीक है, तो एम्प्टी सेट, देखिए एम्प्टी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट प्रत्येक नॉन एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, एम्प्टी सेट खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है, क्यों भाई? देखिए फाइव खुद का ही ना, मतलब कि खुद में, समझ रहे ना, कोई भी सेट अपना ही का इम्प्रॉपर सबसेट होता है, इसीलिए फाइव यानी एम्प्टी सेट इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड आल्सो फाइव इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट ए। अब a माइनस बी क्या है? इसी को कहते हैं ए डिफरेंस बी। इसको हम लोग a माइनस बी से लिखते हैं या फिर a स्लैश बी से लिखते हैं। आइए देखते समझते हैं। मतलब a माइनस बी कहने का मतलब ये होता है, ठीक है, सिलेक्ट ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ ए के वैसे एलिमेंट्स को चूज कीजिए विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। ए के वैसे एलिमेंट्स को चूज कीजिए जो कि बी में प्रेजेंट नहीं है ना। सिलेक्ट ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। अब देखिए एग्जांपल देखेंगे तभी समझ में आएगा। a बराबर 1 2 3 4 5 है और b बराबर 2 3 7 6 1 है, तो a माइनस बी निकालने बोल रहा, तो a में वैसे एलिमेंट्स को, a के वैसे एलिमेंट्स को चूज कीजिए जो b में नहीं है। b में कौन नहीं है जी? जो a में है वो b में नहीं है, जो a में वो b में नहीं है। तो 1 2 3 इसमें है, तो b में 4 5 नहीं है, तो 4 5 को चूज करेंगे। तो a के वैसे एलिमेंट को चूज कीजिए जो b में नहीं है, तो 4 5 b में नहीं है, यानी कि 4 5 आंसर होगी। अच्छा, a माइनस बी इसको इस प्रकार से सेट में दिखा सकते हैं, डायग्रामेटिकली इस प्रकार से, वेन डायग्राम में इस प्रकार से दिखा सकते हैं। मान लीजिए सेट ए ये है, ये सेट बी है, चलिए सेट बी है, तो a के वैसे एलिमेंट्स को चूज कीजिए। a माइनस बी का मतलब a के वैसे एलिमेंट्स को चूज कीजिए जो कि b में नहीं है ना। सिलेक्ट ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट b, है ना, वो b में नहीं होना चाहिए। तो b में नहीं होना चाहिए, तो ये वाला हो गया। a के वैसे एलिमेंट को चूज किए जो कि b में नहीं है। ये चीज b में कहां है? ये चीज b में है क्या? नहीं ना। आप कहेंगे ये बीच वाला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये दोनों में है, a और b दोनों में है, और यहां पर साफ साफ बोल दिया a के वैसे एलिमेंट्स को चूज कीजिए जो b में नहीं है। तो यहां वाला अगर ले लेंगे तो वो तो फिर b में आ जाएगा ना। a के वैसे एलिमेंट्स को चूज कीजिए जो b में नहीं है, तो a के वैसे एलिमेंट मात्र यही वाला हो रहा है जो कि b में नहीं है। तो a के वैसे एलिमेंट्स को मैंने चूज किया है जो कि b में नहीं है। देखिए यही वाला चीज जो है कि बी में नहीं है, और बाकी बात ये कॉमन हिस्सा तो बी में चला जाएगा। तो ए के वैसे एलिमेंट को चूज कीजिए जो कि बी में नहीं है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एग्जांपल सेट एस बराबर रियल नंबर लेते हैं और टी बराबर रैशनल नंबर लेते हैं। एस माइनस टी निकालते हैं तो एस बराबर रियल और टी में से रैशनल। तो सारे रियल में से अगर रैशनल हटा देंगे, सारे रियल में से अगर रैशनल हटा देंगे तो क्या बचेगा? इरैशनल। देखिए ना, इरैशनल बचा ना, क्यूसी, है ना, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। आइए पढ़ते आगे, यूनियन पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या होता है? एक्स सच दैट आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए यूनियन बी में, यानी कि ए यूनियन बी में वैसे एलिमेंट्स आएंगे, एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, वैसे एलिमेंट्स आएंगे सच दैट या तो मतलब कि या तो एक्स जो है कि ए से आएगा, कैपिटल ए से आएगा, या फिर एक्स जो है कि कैपिटल बी से आएगा। दोनों में से कोई एक, या फिर दोनों में से भी आ सकता है। तो दोनों में से कोई एक, दोनों में से अगर आएगा तो अगर कॉमन होगा तो एक ही बार ले लेंगे, समझा देंगे आपको। जैसे देखिए a बराबर 1 2 3 4 है, b बराबर 2 3 7 9 और -3 है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, ठीक है ना। तो जो कॉमन है दो बार उसको नहीं लिख देंगे, ऐसा नहीं कि 2,3 फिर 2,3 नहीं लिख देंगे, कॉमन को ही लिखेंगे। मतलब दोनों का मिला करके मिक्सअप करके लिखेंगे। मतलब यहां से 1 2 3 4 लिखा लिए पहले, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या 4 के बाद क्या आता है
5 आता है, 5 नहीं है। 6 आता है, 6 नहीं है। 7 आता है, हाँ 7 है, लिख दिए। 8 आता है, 8 नहीं है। 9 आता है, 9 है। फिर इसके बाद फिर -3 यहाँ पर है तो -3 यहाँ पर उतार दिए। मतलब दोनों को कंबाइन करके, मतलब प्लस करना। एक यूनियन का मतलब क्या, प्लस करना है ना, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, गुना करना, दोनों में जो कॉमन है ना। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, माइनस करना, इंटरसेक्शन मतलब माइनस करना, मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो यूनियन समझ में आ गया है ना। आई होप आपको बातें समझ में आ गया। आइए इसको डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं, वेन डायग्राम से। ए यूनियन बी का मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया। मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स को ले लीजिए सर, आप ए के सारे एलिमेंट्स को ले लीजिए और बी के भी सारे एलिमेंट्स को ले लीजिए, ठीक है ना। जो कॉमन पार्ट आया है, जो कॉमन पार्ट आया है, उस कॉमन पार्ट को आप रखिए, लेकिन एक बार रखिए, एक बार रखिए। इस कॉमन पार्ट को एक बार रखिए, मतलब दोनों में कॉमन तो 2 बार आ रहा ना, एक बार इधर से आ जा रहा है, एक बार इधर से आ रहा है, तो ऐसा मत कीजिएगा, 2 बार मत लिखिएगा, एक ही बार लिखिएगा। अब चलिए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया कि दोनों में जो कॉमन है, एक्स ए इंटरसेक्शन बी में एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, सच दैट, इस प्रकार, इसको सच दैट पढ़ते हैं, सच दैट इस प्रकार से कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब दोनों के कॉमन। जैसे एस बराबर रियल नंबर है, टी बराबर इरेशनल नंबर है। एक बात बताइएगा, एस मेरा क्या है, रियल नंबर है, ठीक है सर, और टी बराबर मेरा क्या है, टी बराबर इरेशनल नंबर है, ठीक है। एस बराबर आपका रियल है और टी बराबर इरेशनल है। तो एस को अगर इंटरसेक्ट कर दे टी के साथ, यानी कि रियल नंबर को इंटरसेक्ट कर दे इरेशनल नंबर के साथ, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों में क्या कॉमन आएगा। रियल को जब हम लोग इरेशनल से हम लोग कंपेयर इंटरसेक्ट करें, रियल में तो इरेशनल होता ही है और ये खुद इरेशनल है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में इरेशनल ही आएगा। समझ गए ना, वही बात है, वही बात है। देखिए दोनों के इंटरसेक्शन ये बता रहा है, ए और बी का कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्शन बी। अब आपको यूनिवर्सल सेट पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा पहले आप पढ़ लीजिए, हम 5 मिनट पी लेते हैं, फिर आगे पढ़ाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए यूनिवर्सल सेट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का देखिए, यूनिवर्सल नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत पूरे ब्रह्मांड को लेकर के घेर रहा है ना। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, जितना भी गिवन प्रॉब्लम है, जो भी गिवन प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो सेट रहेगा उसी को यूनिवर्सल कहेंगे। आइए कैसे समझते हैं कुछ। जैसे यहां पर आप ऐसा मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि कोई यू है, यू में आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये मान लीजिए। और ए बराबर आपका है 1, 2 और बी बराबर आपका है 3, 4 और सी बराबर आपका है 5, 6, ठीक है। और डी बराबर आपको मान लीजिए 3, 6, ये 5, 6 है, ये 3, 6, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी सेट्स हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए का यूनिवर्सल सेट कौन है, यू। बी का यूनिवर्सल सेट कौन है, यू। सी का यूनिवर्सल सेट कौन है, यू। डी का यूनिवर्सल सेट कौन है, यू। मतलब गिवन प्रॉब्लम को अपने में समाहित जो कर ले सेट, उसी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। खत्म, कुछ बड़ा था क्या, नहीं ना। अब ऐसा समझिए कि हमारा सोलर सिस्टम यूनिवर्सल सेट है। किसका, किसका, हमारे अर्थ का। यानी हमारे अर्थ का यूनिवर्सल सेट कौन है सर, हमारा सोलर सिस्टम, क्योंकि हम उसी के अंदर आते हैं। मार्स का भी, मून का भी, सन का भी जो यूनिवर्सल सेट है वो कौन है, वो सोलर सिस्टम है। और इस सोलर सिस्टम का भी यूनिवर्सल सेट कौन है, कौन है, ये पूरा यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, ये तो एक सोलर सिस्टम हुआ। उसके ऊपर भी और भी सोलर सिस्टम होते हैं, उसके ऊपर और सोलर सिस्टम होते हैं, जिससे मिलकर के बनता है ब्रह्मांड, ठीक है। एक और बात आप लोग जानते हैं, ब्लैक होल थ्योरी, ठीक है ना। अभी ब्रह्मांड में मत जाइए, पहले ब्लैक होल में आइए। ब्लैक होल भी खुद में बड़ा चीज है और उसमें कितनों जो है कि सोलर सिस्टम समाहित हो चुके हैं, ठीक है ना। कभी हमारे अर्थ की भी बारी आ जाएगी, कभी हमारे सोलर सिस्टम की भी बारी आ जाएगी, तो हमारा सोलर सिस्टम भी उसके अंदर जा सकता है ना। तो इसका मतलब ब्लैक होल भी हमारे लिए, हमारे सोलर सिस्टम के लिए यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। बुझ रहे हैं ना बात को, यही बात है और कुछ बात।
आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोई एग्जाम्पल है जिसमें कह रहे हैं कि इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, फॉर ऑल किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, सच दैट वैसे एलिमेंट आएंगे जो कि 1039 को डिवाइड कर दे, मतलब वैसे एलिमेंट का स्क्वायर 1039 को डिवाइड कर दे। तो आप बताइए वैसे एलिमेंट फाइनाइट होंगे कि इनफाइनाइट होंगे? फाइनाइट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। आप चेक करेंगे कि यहाँ पर 1 रख करके 1 का स्क्वायर 1 हो रहा, तो 1 का स्क्वायर 1 तो 1039 को डिवाइड कर देगा। अब 2 का यहाँ पर 2 रखेंगे, x का वैल्यू 2 लेंगे और लेकर के 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 होगा, 4 को डिवाइड करके देखेंगे 103 मतलब 1039 को 4 से डिवाइड देंगे और देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं। आप देखेंगे कि नहीं कट रहा है। फिर आप देखेंगे 3 लेंगे, आप 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 इसको काट देगा। तो जो जो इसको काट देगा वो इस सेट में आ जाएगा, खत्म। वही कह रहा ना कि फॉर ऑल एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट इस प्रकार से कि उसका स्क्वायर करने पर वो 1039 को डिवाइड कर देगा। तो वैसे एलिमेंट्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। अच्छा, ये समझ रहे हैं ना, ये एक फाइनाइट सेट है। एग्जांपल दिया मैंने फाइनाइट सेट का। अब मैंने कहा कि ये एक फाइनाइट सेट है, इसमें जो आएगा एलिमेंट्स वो मान लीजिए फाइनाइट आएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा। अब क्या क्या आएगा उसके लिए तो अब इसको पता करना पड़ेगा कि रख के देखना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू पता करना पड़ेगा कि 1 रख करके चेक करें कि डिवाइड कर रहा है कि नहीं, 2 रख करके चेक करें कि डिवाइड कर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 रख करके चेक करें कि डिवाइड कर रहा है कि नहीं, 3 रख करके देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता, 9 से डिवाइड करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं। अगर 9 डिवाइड कर दे रहा है इसको संपूर्ण तरीके से तो फिर 3 इस सेट में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें वैसा टाइप का एलिमेंट आएगा जो कि जिसका स्क्वायर करने पर ये 1039 डिवाइड हो जा रहा है, समझ रहे ना, वैसे एलिमेंट्स आएंगे। ये मैंने एक सेट इसमें कुछ एलिमेंट्स ले आया, इसमें इसी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, फाइनाइट सेट। और u एक रियल नंबर हो गया कि नहीं? u एक रियल नंबर है, u एक क्या है? रियल नंबर। मतलब यूनिवर्सल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, u एक रियल नंबर है और जहां से भी हम लोग नंबर लिए हैं, है ना, इसी रियल नंबर से लिए ना, इसी रियल नंबर से लिए ना, इसी रियल नंबर से लिए ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप नेचुरल ही लेना पड़ेगा, नहीं ना। तो इसी रियल नंबर से मैंने उठा के नंबर लिया और यहाँ पर चेक किया, है ना, यहाँ पर चेक किया, रख के चेक किया, उसका स्क्वायर कर करके चेक किया कि वो 1039 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो सेट आएगा जिसमें ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा होगा, आप बहुत बड़ा नंबर ले लिए, शायद आपको दिक्कत हो रहा, शायद आपको समझ नहीं आ रहा। आइए कुछ एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, आइए समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर ऑल x such that x स्क्वायर डिवाइड्स यहां पर ले लेते हैं 16। चलिए अब बताइए इसमें कैसे कैसे नंबर आएंगे। सबसे पहले तो 1 आ जाएगा, 1 16 को डिवाइड कर देगा, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड कर देगा यानी कि 2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 नहीं डिवाइड करेगा नहीं आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा यानी कि 4 आ जाएगा, 5 तो आएगा नहीं। तो 1 2 4 ऐसे नंबर्स है जो कि इसको डिवाइड कर दे रहा है। किसको डिवाइड कर दे रहा? 16 को डिवाइड कर दे रहा, और इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि u इक्वल्स टू रियल नंबर हम लोग ले लेते हैं, u इक्वल्स टू रियल नंबर ले लेते हैं, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं कि u जो है ना, u इज ए यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस, है ना, एंड इसका यूनिवर्सल सेट u हो गया। समझ में आ रहा ना, क्वेश्चन समझ में आया ना कि क्या कहना चाह रहे हैं। यूनिवर्सल सेट समझा दिया आपको। कंसीडर 1 2 3 4 5 6 एंड a बराबर समथिंग, a बराबर 4 5 है। अब a की कंप्लीमेंट आपको निकालना है, तो a को छोड़कर जो बचेगा वो लिख दीजिए। 4 5 को छोड़िए, 1 2 3 6 बचा, लिख दीजिए। a का कंप्लीमेंट आ गया। तो a का कंप्लीमेंट आप जब तक यूनिवर्सल सेट नहीं रहेगा तब तक आप लोग लिख नहीं पाइएगा a का कंप्लीमेंट, समझ रहे हैं ना। तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट कितना यूजफुल है। तो वही कह रहे हैं कि हमको क्या करना है, अर्थ का कंप्लीमेंट निकालना है। तो अर्थ को छोड़ा करके जो बचे वो ले लो। सोलर सिस्टम को अगर आप यूनिवर्सल मान रहे हो तो अर्थ का कंप्लीमेंट क्या होगा, अर्थ को छोड़ के जो बचा वो ले लो। या फिर हम कहेंगे कि पूरा अर्थ मून वगैरह, मून छोड़ दो, अर्थ छोड़ दो और सन छोड़ दो, और बाकियों का कंप्लीमेंट ले लो। तो बाकियों को छोड़ करके ये चीज ले लेंगे जो कि हमारे लिए नेसेसरी है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। देखिए देन इफ a बराबर 4 5 है तो a का कंप्लीमेंट क्या होगा, 4 5 को छोड़ देंगे तो जो बचेगा सो। u बराबर अगर रियल नंबर है यूनिवर्सल सेट में तो a का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, a का कंप्लीमेंट क्या होगा, इस रियल नंबर को छोड़ देंगे, रियल नंबर में 4 5 को छोड़ देंगे। लॉजिक समझिए, हम अगर u बराबर रियल नंबर ले रहे हैं तो a का कंप्लीमेंट में क्या होगा, इस पूरे रियल नंबर को, मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट में हम उस 4 5 को छोड़ देंगे। तो पूरे
रियल नंबर में क्या क्या आपका 1 2 3 4 5, हाँ इस पूरे यू में क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 है ना। लेकिन लॉजिक समझिएगा, u बराबर आपका क्या है सर, u बराबर आपका है रियल नंबर यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, a का कंप्लीमेंट कर रहे हैं, a का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो a का कंप्लीमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, सारे u में से a को हटा देंगे, सारे u में से a को हटा देंगे, है ना। तो u आपका क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और a क्या है आपका 4 और 5 है। तो यहां पर लिखिए 4,5। तो अब समझिएगा 4 और 5 को छोड़ करके, तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, माइनस इन्फिनिटी 4 को छोड़ देना तो ओपन इंटरवल फिर यूनियन, और 5 को छोड़ देना तो 5 ओपन इंटरवल फिर यूनियन फिर इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब 4 और 5 को छोड़कर जो बचेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में वो लिख डालिए, तो लिख डाले, समझ गया ना। तो इस प्रकार से हमने ये भी कर दिया। आई होप आपको दिख रहा होगा ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। हाँ आइए आगे, अब हम लोग बात करेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि ए कंप्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट का तो आपने डेफिनेशन लिख ही लिए होंगे। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए यानी कि ए का कंप्लीमेंट, मतलब ए को छोड़ करके, यूनिवर्सल में से ए को छोड़ दीजिए, कहने का मतलब वही बात है। तो गिवन ए सेट ए, द कंप्लीमेंट सेट ए गिवन as a complement is the set of all elements in U। set of all elements in U होना चाहिए अगर A का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं और A को छोड़ना है, which are not in A। मतलब वो A का कंप्लीमेंट कहने का मतलब वो U का ही मेंबर्स होंगे, U का ही एलिमेंट्स होंगे, और वो एलिमेंट्स A के नहीं होंगे, तो दैट इज कॉल्ड A का कंप्लीमेंट। तो दैट इज A कंप्लीमेंट मींस U यूनिवर्सल माइनस ऑफ all those elements which are present in the set of A, है ना। Those terms are removed from the A complement। A complement से उसे हटाना है, रिमूव करना है। Then we get a set which named is A complement, and here exist all those types of elements which are present in U but not in A। I hope you are understand। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। A बराबर कोई सेट है जिसमें X टाइप के एलिमेंट होंगे, और वो X टाइप के एलिमेंट नेचुरल नंबर से आ रहे होंगे, ठीक है। और इस X टाइप का एलिमेंट जो होंगे वो होंगे सच दैट, इस प्रकार से कि वो 7 से बड़ा होगा। तो 7 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन कौन होगा, 7 नहीं लेना है, कहने का मतलब 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, इस प्रकार से होगा। तो सेट ए में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, 8 9 10 11 12 13 14 डॉट डॉट डॉट। और यू में क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 से स्टार्ट कर देंगे। और ए का कॉम्प्लीमेंट की कोऑर्डिनेटिव पूछ रही है आपसे, तो आपको 4 ऑप्शन भी दे रखा है ना। आप वीडियो को पॉज करके धड़ाक से बना के दिखाइए, मैं तो आपको बना के ही दिखाऊंगा, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके दिखाइए, आप फिर बना करके दिखाइए, ठीक है। तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8 9 10 11 12, क्योंकि 7 से बड़ा लेने बोला नेचुरल नंबर, तो वो हो जाएगा। यू बराबर आपका नेचुरल नंबर, तो पूरा लिख देंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने बोल रहा है तो पहले यू माइनस ए निकालिए, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट का कोऑर्डिनेटिव बोल रहा है, तो यू माइनस ए निकालिए। यू में वैसे एलिमेंट, एक कोऑर्डिनेटिव मतलब क्या हुआ कि ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू which are not present in A, it means u minus of A। तो u का वैल्यू लिखो, a का वैल्यू लिखो, u में से a को हटाना है, 8 9 10 11 12 को हटाना है, यानी कि 7 तक लेना है, ले ली। तो a का कॉम्प्लीमेंट में 7 तक एलिमेंट आया, इसीलिए उसका कोऑर्डिनेट 7 हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, नन ऑफ दिस, ठीक है ना। इसीलिए हो गया 7। अच्छा, अगर मान लीजिए u बराबर रियल नंबर हो जाता, तो अगर u बराबर रियल नंबर हो जाता तो a की कोऑर्डिनेट क्या होती, तो u बराबर रियल नंबर हो जाता तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी आपका ये आपका होता है u, और माइनस ऑफ a क्या होता, a की कोऑर्डिनेट कितनी थी, 8 9 10 डॉट 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 चल रहा था ना सर, हाँ। तो यहां पर लिख देते, ये तो 8 9 10 डॉट 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 चल रहा है। तो कहने का मतलब आप एक इनफाइनाइट एलिमेंट से 8 9 10 11 12 को छोड़ रहे हो, लॉजिक समझो, उतना छोड़ रहे हैं हम लोग, उधर वाला छोड़ रहे हैं। तो आंसर में क्या होता, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, क्योंकि 8 9 10 इधर वाला तो लेना नहीं है, आपका क्या हो जाता है, 8 पर ओपन इंटरवल हो जाता है, ठीक है ना। और एक बात है, 8 और 9 के बीच के एलिमेंट्स को तो ले सकते हैं, 8 9 ही नहीं ना ले सकते हैं, क्योंकि 8 9 आपका किस में है, ए में है, और 8 और 9 के बीच का एलिमेंट्स को तो ले ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो रियल नंबर की बात की गई है, रियल नंबर पर तो सर आ जाएगा। हालांकि माइनस इन्फिनिटी से 8 का भी कोऑर्डिनेट आपका इनफाइनाइट होता है ना।
तो कुल मिलाकर के इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, ए की कार्डिनलिटी उस केस में इनफाइनाइट हो जाएगी जब u बराबर r हो जाए तो, है ना। यहां पर याद रखिएगा जब भी कभी ये सेट है, ये सेट है, इंटरवल में जब भी कभी बात पूछा जाए, जैसे u बराबर r दे दिया तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटरवल में हो जाए, तो इंटरवल की हमेशा कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होती है, याद रखिएगा ये चीज। अब आपको डिसजॉइंट सेट पढ़ाने वाले हैं, तो डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, दो सेट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आवे, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आवे। जैसे a बराबर हम ले लेते हैं 1 2 3 और b बराबर ले लिया मैंने 4 5 और 6। अब बताइए दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो 5 हो गया। अच्छा a बराबर ये लिया था और c बराबर मान लीजिए मैंने लिया 3 4 5, दोनों में क्या कॉमन है, a और c में क्या कॉमन है, a और c में क्या कॉमन है, क्या है जी 1 2 3 3 4 5, तो 3 कॉमन है तो यहाँ पर लिख देंगे 3, मतलब a और c की कार्डिनलिटी, a और c की इंटरसेक्शन में हमें सिंगलटन सेट मिल गया, है ना। लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। तो वही सब चीज यहाँ पर समझाने जा रहे हैं, डिसजॉइंट सेट समझाने जा रहे हैं कि a एंड b आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, कोई एलिमेंट्स कॉमन ना रहे, दैट इज अगर a का b के साथ इंटरसेक्शन करे तो हमें नल सेट मिले 5, जैसे अभी आपको दिखाया मैंने, एक सिंगलटन मिल रहा था तो वो तो फिर डिसजॉइंट्स नहीं होंगे, लेकिन जिसमें 5 मिल रहा था वो डिसजॉइंट्स होंगे। जैसे a बराबर x बिलोंग्स टू रियल नंबर e टू द पावर x इक्वल टू x, क्वेश्चन है e टू द पावर x इक्वल टू x, देखिए ये जैम में आया हुआ क्वेश्चन है, जैम में IIT जैम का, तो इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना, आपके बेसिक्स को क्लियर करने में। a बराबर x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट e टू द पावर x बिलोंग्स टू x, मतलब आप x कहां से लेंगे, रियल नंबर से लेंगे, दैट्स ऑल। अच्छा b बराबर x बिलोंग्स टू r, b में सेट में x टाइप के एलिमेंट आएंगे जो कि रियल नंबर से आएंगे और वो इस प्रकार से होंगे सच दैट कि fx इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर 3/2, और इसमें आप x का मान वही सब ले पाएंगे जो कि डिसकंटिन्यूटी को दर्शाता है, इज डिसकंटिन्यूअस। तो x का मान आप 0 रखेंगे तो 1/0 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब एक ही पॉइंट आपको मिलेगा जिसपे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सभी रियल नंबर पर ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिर्फ x पे ही अनडिफाइंड आ रहा है, इसी वजह से डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप बोलता देन a एंड b आर डिसजॉइंट्स, ट्रू और फॉल्स, तो आपसे पूछ रहा है कि a और b तब क्या डिसजॉइंट सेट होंगे या नहीं होंगे, ट्रू है या फॉल्स है, आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन फिर से हम समझा देते हैं आपको। a बराबर ये आपको दे दिया सेट जिसमें x टाइप के एलिमेंट आएंगे जो कि रियल नंबर से आ रहे होंगे और इस प्रकार से कि e टू द पावर x बराबर x है, तो बताइए फिर b बराबर x बिलोंग्स टू r, मतलब इसमें भी x टाइप के रियल नंबर आएंगे और इस प्रकार से आएंगे कि fx बराबर 1 अपॉन x टू द पावर 3/2 करे तो डिसकंटिन्यूअस हो जाए, मतलब एक ही ऐसा पॉइंट है x इक्वल टू 0 जहां पर ये b ये मेरा जो है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि b में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 0, और a में कैसे एलिमेंट्स आएंगे वो भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि a और b डिसजॉइंट है कि नहीं, आप बताइए, देखिए दिमाग में पॉज करके बनाइए, नहीं तो फिर मैं तो बता ही दे रहा हूं। देखिए e टू द पावर x का ग्राफ ये होता है, e टू द पावर x का ग्राफ देख रहे हैं x इक्वल टू 0 पर, देखिए x इक्वल टू 0 यहां पर होता है, x इक्वल टू 0 पर e टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, और y इक्वल टू x का मतलब आप सब समझ रहे हैं। तो यहां पर देख सकते हैं दो क्वेश्चन छुपा हुआ था, एगो e टू द पावर x एगो x था, तो y इक्वल टू x यानी कि ये x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 0,0 x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 यानी कि 0,0 से पास हो रहा है, समझ रहे ना। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इंटरसेक्शन है इन दोनों के बीच में, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन देम, मतलब इनके बीच में, इन दोनों सेट्स के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब 5 है, मतलब ए सेट में मेरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर बोला था ना इसमें x टाइप के वैसे रियल नंबर आने चाहिए जो e टू द पावर x बराबर x हो जाए। अब बताओ x का ऐसा कौन सा मान है जहां पर ये दोनों का दोनों आपस में बराबर हो रहा है, कोई मान है नहीं ना है, तो वही बात है, तो कोई भी ऐसा मान नहीं है, तो x का कोई भी रियल नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर 0 होगा, मतलब यहाँ पर 5 सेट होगा, सिंपल सी बात है ना। कोई भी 0 का 0 पर टकराया क्या, दोनों नहीं ना टकराया, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ही नहीं आया, इसका मतलब तो y इक्वल टू e टू द पावर x इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू x 5 आया, तो a इक्वल टू 5, तो a का a सेट में क्या आया 5 एलिमेंट आया। अब b सेट में क्या आएगा, b सेट में बोला डिसकंटिन्यूटी के बारे में, तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, नोट a 5 आया है, देन a तो ऑब्वियस b के साथ इंटरसेक्शन में 5 ही देगा, अगर कोई सेट 5 अगर आ जाता है तो वो b के साथ कोई भी सेट के साथ वो 5 ही देगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी a में कुछ है ही नहीं, तो किसी दूसरे सेट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन करोगे भी तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, कुछ थोड़ी कॉमन आएगा,
फाइव ही कॉमन आएगा दोनों में, और क्या आएगा, और फाइव कॉमन आ गया, इसका मतलब दोनों डिसजॉइंट्स है। तो चलिए फॉर बी के लिए fx = 1/x⁴/2 इज नॉट डिफाइंड एट x = 0, इसीलिए आप कह सकते हैं एट x = 0 पर डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, यानी कि देयरफॉर b इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट x = 0, है ना। यहां पर बात यहां पर ये था कि नॉट डिफाइंड एट x = 0 पर नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। देयर इसीलिए सिंस b इज डिसकंटिन्यूअस है एट x = 0 पर, इसीलिए तो नॉट डिफाइंड है ना। तो x = 0 यहां पर हो गया, क्योंकि यहां पर बोला ही था ना कि b में वैसे एलिमेंट्स आने चाहिए x रियल नंबर से जहां पर ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो एक ही पॉइंट है x = 0 पर जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो इसीलिए b बराबर सिंगलटन 0 हो गया और a बराबर 5 हो गया। अब बताओ a और इंटरसेक्शन b करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। वो 5 इंटरसेक्शन ऑफ 0 ना सिंगलटन सेट का अगर करेंगे तो 5 मिलेगा। तो इसीलिए a इंटरसेक्शन b इज अ डिसजॉइंट सेट्स, मतलब a इंटरसेक्शन b को डिसजॉइंट कहना सही नहीं रहेगा। a इंटरसेक्शन b बराबर 5 आया है, इसी वजह से a एंड b आर बोथ डिसजॉइंट सेट्स, ये लिखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक कर लिए है। since a intersection b is 5, therefore we can say that a and b are both are disjoint sets। अब देखिए a बराबर ऑल इवन नंबर्स ले लीजिए, b बराबर ऑल ऑड नंबर ले लीजिए, दोनों में कोई कॉमन आएगा नहीं आएगा, 5 आएगा, एंड therefore this implies that A and B are disjoint sets, ठीक है। अब सुपर सेट ऑफ ए सेट पढ़ाते हैं आपको, ए सेट B is said to be सुपर सेट। किसी A सेट को हम लोग क्या कहेंगे, सुपर सेट कहेंगे, है ना। किसका, तो A का सुपर सेट कहेंगे। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A are connected in B, मतलब अगर सारे एलिमेंट्स A के B में मिल जाए, सारे एलिमेंट्स A के कनेक्टेड रहे B में, तो हम लोग B को A का सुपर सेट कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर सारे एलिमेंट्स A के सारे एलिमेंट्स B में मिल जाए तो B को A का सुपर सेट कहेंगे और A को B का सबसेट कहेंगे। वही चीज लिखा हुआ है कि देखो A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सुपर सेट ऑफ A, ठीक है ना। आगे ये तो जानते होंगे कि इक्वल टू लग जाता है तो इम्प्रॉपर हो जाता है, नॉट इक्वल टू लेस देन एलिमेंट्स रहता है तो प्रॉपर होता है, तो बताइए।